हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो मैंने 4.10 प्रीवियस फिनिश किया था उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स अब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 4.11, दैट मीन्स 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13 एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे 11th क्वेश्चन, टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक। मैंने कई बार आपको बोला है, whenever you are doing the NCERT exercise with me with the help of this video class, so you have to take out your NCERT book so that you can read the question properly। ठीक है, बिकॉज बेटे क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगी, लिखवाऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा। सो आपको ध्यान रखना है बेटे, क्वेश्चन आपको बुक में से चेकआउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4.11, आई एम रीडिंग आउट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड or 6.5 gauss. So magnetic field is given to you B as 6.5 gauss. बट एक गॉस स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते ऐसा यूनिट। सो आपको पता होना चाहिए बेटे 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो यूजिंग दिस रिलेशन विल कन्वर्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट कर दिया है। Then an electron is shot into the field with the speed of, so इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सो मास तो बेटे पता ही होता है आपको इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मैं मेंशन ना भी करूँ तो भी आपको पता होना चाहिए बेटे। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है? 4.8। सो स्पीड इज मेंशन टू यू 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। You can see the further values from the question। 4.8 into 10⁶ meter per second, normal to the field। ध्यान रखना बेटे, V is perpendicular to B। जब भी ये चीज़ आपको मिलती है V is perpendicular to B, तो अगर आप थ्योरी में बहुत क्लियर हैं तो आपको पता चलता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है देन इट एग्जीक्यूट द सर्कुलर पाथ। ये मैंने मैग्नेटिज्म में आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया था। वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड देन उसका जो पाथ वो कवर करता है दैट इज सर्कुलर पाथ। एंड बेटे विदाउट 90 क्या सिचुएशन होती है? अगर इन केस की 90 नहीं होगा, समथिंग 30 पे एंटर करा 60 पे, तो आपको बताया था बेटे देन वो राउंड भी रोटेट करेगा देन आगे भी चलेगा। सो उसका कैसा पाथ आता है? हेलिकल पाथ आता है और स्पाइरल पाथ आता है, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो राइट नाउ तो हम इसने मेंशन कर दिया 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, यानी कि सर्कल में आएगा। देन बेटे एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल। पहले तो रीजनिंग पूछ रहा है। वो रीजनिंग क्या पूछ रहा है? इसका पाथ सर्कल क्यों होगा? उसने खुद ही बोल दिया है कि सर्कल क्यों होगा, उसको एक्सप्लेन करिए। जब भी आप कहेंगे कि V परपेंडिकुलर टू B है, यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी कह सकते हैं बेटे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर आएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट लगाना है FBI। सो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि जब एंगल 90 होता है तो उस केस में जो वर्क डन आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो वर्क डन 0 आएगा इस सिचुएशन में, तो यहाँ भी वर्क डन 0 होगा। और ये NCERT में हमने क्लियरली मेंशन किया था बेटे, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये कि जो वर्क डन है जब भी V परपेंडिकुलर टू B होता है, ध्यान रखना बेटे, वेन एवर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सो नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ये चीज़ ध्यान रखना है बेटे, और आपको इस चीज़ को रीजनिंग के लिए अलग से भी ध्यान रखना है, सेपरेटली इंडिविजुअल रीजनिंग भी आती है। सो नो वर्क इज डन। अब नो वर्क इज डन, ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्क नहीं होगा लेकिन मोशन होगा, तो बेटे ध्यान रखना है। सो द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल, बिकॉज आप जानते हैं बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स, पहली बात तो बेटे उसका वर्क डन 0 आता है, 11 में पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है, वो फोर्स एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का जो एंगल होता है वो 90 होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बेटे सेंटर की तरफ जब आप सर्कल में मूव करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट से आता है, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल रेडियस के साथ एंगल क्या बनाता है? 90 आएगा, वर्क डन क्या आएगा? 0। सो पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल। सो आप कहेंगे वर्क डन इस केस में 0 आता है, नो वर्क इज डन, सो पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल। सो पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल। ध्यान रखना बेटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब आ जाते हैं बेटे क्वेश्चन का बी पार्ट. व्हाट इज़ द बी पार्ट? ये तो रीजनिंग हो गया, ठीक है, कि वो सर्कल में क्यों मूव कर रहा है. अब बी पार्ट देखिए बेटे क्वेश्चन का. व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ओके, अगेन पहले तो ये पूछा कि वो सर्कल में क्यों मूव करेगा, क्योंकि बेटे एक ऐसा मोशन जिसमें वर्क डन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मोशन हो रहा है, तो वो कौन सा एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है बेटे? वर्क डन जीरो होता है. ये 11th में पढ़ा है बहुत क्लियरली, यहाँ भी शॉर्ट में बता दिया है बेटे. बी पार्ट में वो पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कि अगर पार्टिकल बेटे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है बोर्ड के, पार्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है. सो पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल, वो सर्कल में मूव कर रहा है. वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे बेटे टेंजेंट से आएगी, फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन रहेगी. ये पार्टिकल सर्कल में डिस्क्राइब हो रहा है अपना मोशन. एंड नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो आप बताएंगे बेटे पहली चीज़ बेटे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है कितनी फोर्स लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? 90. पहले ही मेंशन्ड है, v इज परपेंडिकुलर टू b, तो बेटे साइन 90 1 आ जाएगा. सो फोर्स विल बी क्यू वी बी. एंड दिस फोर्स, ठीक है, ये जो फोर्स है बेटे ये क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बेटे सर्कल में मूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये जो फोर्स है क्यू वी बी, कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल को? सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सी ऑन द बोर्ड. सो एम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए. सेंट्रीपिटल फोर्स 11 में पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है बेटे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. किसके इक्वल है बेटे? क्यू वी बी. अब आप देखेंगे बेटे वन ऑफ द वेलोसिटी विल कैंसिल आउट. रेडियस फाइंड करना था, रेडियस ऑन वन साइड एंड क्यू बी अपॉन में आ जाएगा. सो ये क्या आएगा बेटे आपके पास में? एम वी अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू आर. और इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटे. वेलोसिटी देखिए, व्हाट इज वेलोसिटी? 4.8 इंटू 10⁻⁶. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई हैज मेंशन्ड ऑलरेडी 9.1 इंटू 10⁻31 kg mv. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये Q इज इक्वल्स टू E. दैट मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है बेटे आपके पास में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो चार्ज इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. टेस्ला में कन्वर्ट किया था 6.5, गॉस गिवन था. टेस्ला में कन्वर्ट किया 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. यहाँ पुट करेंगे बेटे रेडियस निकलेगा, SI यूनिट में निकलेगा, क्योंकि हमने सारी स्टैंडर्ड यूनिट ली है. तो पहली बात तो जो भी रेडियस का आंसर आएगा, ध्यान रखना बेटे, वो आंसर आप मीटर में लिखेंगे. वो अलग बात है, बहुत कम वैल्यू आए तो आप बाद में उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बेटे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कंप्लीट लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे. ऐसा नहीं है बेटे सिर्फ देख लिया है आपने और वहीं पे लीव कर दिया है. जो मैंने वैल्यूज़ बताई हैं, मास गिवन है बेटे, वेलोसिटी गिवन है, सब दे दिया है यहाँ पर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज देयर. रेस्ट इज योर कैलकुलेशन. मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो काम तो करना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो राइट आंसर लिखना मीटर में. अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना. सो वीडियो पॉज करिए बेटे एंड जस्ट नोट द क्वेश्चन, जो भी मैंने सोल्यूशन इसका लिखाया है. देन उसके बाद में कैलकुलेशन भी करनी है. अभी लीव कर सकते हैं राइट नाउ स्पेस, 2-3 लाइन आप लीव कर सकते हैं. लीव 2-3 लाइन्स फॉर द कैलकुलेशंस एंड लेटर ऑन डू द कंप्लीट कैलकुलेशंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6.11 हमने अटेम्प्ट किया इससे पहले. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप NCERT में रीड करेंगे बेटे 6.12, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 6.11. दैट मीन्स 6.11 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, देन उसकी वेलोसिटी गिवन है, सारे फैक्टर्स हमें वही यूज़ करने हैं. ठीक है, तो 6.12 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 6.11. चेकआउट करते हैं बेटे क्वेश्चन को. क्या कहा है? इन एक्सरसाइज 4.11, दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है. ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हमसे बोल रहा है बेटे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है. ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट में हमने पहले बोल ही दिया था बेटे V परपेंडिकुलर टू B है तो सर्कुलर ऑर्बिट आएगा. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड. और फिर ये पूछा है क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड करती है. ओके बेटे, पहले जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा हमें वेदर फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड और नॉट.
ठीक है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालने का काम करते हैं। अभी मैंने बताया था राइट नाउ, ठीक है, जब फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में, एंड कंडीशन देखना बेटे v इज परपेंडिकुलर टू b, वेलोसिटी charge particle is entering such a velocity that is perpendicular to magnetic field. So force acting on the charge particle is q v b sin theta. So sin theta, angle between v and b is 90, so I have placed 90 there. This force is providing the necessary centripetal force, because unless centripetal force will not act, the particle will not revolve in the circular orbit. सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए 11th में पढ़ के आए बेटे सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है. सो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स. सो इन प्लेस ऑफ दिस एफ आई एम राइटिंग सेंट्रिपिटल फोर्स mv² इज इक्वल्स टू QVB sin 90 आ जाएगा. अब आप कहेंगे तो वही जा रहे हैं बेटे, मैं फ्रीक्वेंसी पे आपको ले जा रही हूँ. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप? अब यहाँ से वन ऑफ द वी कैंसिल. जिस बच्चे को याद हो, जैसे मुझे याद है बेटे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/QB, ठीक है. तो बेटे मैं इसका इन्वर्ट कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पर. लेकिन बेटे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं साथ में आपको फॉर्मूला भी समझा रही हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आया. वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल होगी बेटे, सो दैट विल बी mv/r इज इक्वल्स टू QB. सो दिस इज QB. यहाँ से बेटे आप रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है. रेडियस की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी निकालना है. सपोज करो वेलोसिटी निकाल लेते हैं. mv इज इक्वल्स टू QBr. आर इधर क्रॉस में. वेलोसिटी बेटे मुझे फाइंड करना है. वेलोसिटी कितना आ गया? QBr/m. ये वेलोसिटी आ गया. यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. तो बताएंगे बेटे कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो टाइम पीरियड कैसे आता है उसका? टाइम पीरियड पूरे सर्कुलर मोशन का, यानी कि डिस्टेंस पूरे सर्कल में कितना चलते हैं हम? 2πr. इतना तो पता है ना बेटे. और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस क्या आता है बेटे? 2πr. और स्पीड कितनी है v. सो टाइम निकाल लिया मैंने. टाइम को रेसिप्रोकेट कर दो बेटे, क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी. तो इसको इन्वर्ट कर दो. 1/t इज इक्वल्स टू v/2πr. ठीक है. देखो बेटे मैंने इसको इन्वर्ट किया, ये भी इन्वर्ट हो गया, ठीक है. 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ ना, फ्रीक्वेंसी. सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है बेटे? वेलोसिटी की वैल्यू देखिए, निकाला था ना वेलोसिटी, क्या आया था बेटे? QBr/m. सब्सिट्यूट करिए बेटे यहाँ पर, ठीक है. तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से सब्सिट्यूट होगी QBr/m है, ठीक है. तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी बेटे? QBr/m, ठीक है. ये आ गया आपके पास में QBr/m. अपने वेलोसिटी की प्लेस पे सब्सिट्यूट किया. अपॉन में देखिए बेटे क्या है आपके पास में? अपॉन में है आपके पास में 2πr. अब आप देखेंगे बेटे r से r क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल हो गया, ठीक है. क्या रिजल्ट आया है आपके पास? फ्रीक्वेंसी का QB, ठीक है, अपॉन 2πm. यही तो बताया था बेटे मैंने स्टार्टिंग में. टाइम पीरियड कितना होता है? 2πm/QB. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका? रेसिप्रोकेट. तो मैंने टाइम पीरियड आपको डायरेक्ट बताया था 2πm/QB. अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो इसे लर्न कर लो बेटे. अब बताइए बेटे चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है. यहाँ देखिए बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है. सो दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है बेटे वीडियो में, तो मैं इसको डाउनवर्ड लिख देती हूँ. सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आई एम राइटिंग द वैल्यूज हियर. सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप. सो बेटे दिस इज द चार्ज. मैग्नेटिक फील्ड इज देयर 6.5 × 10⁻4 टेस्ला. देन बेटे पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. 22/7 रखो या 3.14, योर चॉइस. एंड मास भी वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉन का मास बताइए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg. सो दैट इज रेस्ट इज कैलकुलेशन. आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बेटे फ्रीक्वेंसी का आंसर सेकेंड इनवर्स. टाइम पीरियड यहीं से देखो बेटे, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ठीक है. तो जो भी टाइम आएगा उसको आप सेकेंड इनवर्स में रखेंगे या बेटे हर्ट्स में भी लिख सकते हैं, HZ. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट वो आपकी मर्जी है, सेकेंड इनवर्स लिखिए या हर्ट्स लिखिए. अब रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटे, ये कैलकुलेशन है. अब इस कैलकुलेशन को तो आप अपने आप सॉल्व करेंगे ना, तो वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन करेंगे. एक और चीज़ बेटे इसमें रीजनिंग पूछी है. व्हाट इज़ द रीजनिंग? डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. चेक करना बेटे यहाँ से, ये जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है, ठीक है. रीजनिंग का आंसर दो. डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड पर डिपेंड कर रही है?
चार्ज पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है जिसमें मूव कर रहा है वो भी फिक्स, 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स। तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है, इनफैक्ट की फ्रीक्वेंसी रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड इट डज नॉट डिपेंड इवन ऑन द रेडियस। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। राइट, वीडियो पॉज करिए बेटे एंड इसका पूरा सोल्यूशन करिए विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस अगर अभी नहीं कर पा रहे हो सो लीव 3-4 लाइन्स, साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना जैसे मैं आपको करा रही हूँ बेटे, वीडियो को वॉच करते टाइम ही। ठीक है, यू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड लीव द स्पेस फॉर द कैलकुलेशंस। ठीक है, 3-4 लाइन्स, डू द कैलकुलेशंस एंड चेक द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं आप वीडियो को पॉज करके आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करी हूँ, वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो एंड डू द कैलकुलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4.13 13th क्वेश्चन, और इसको चेकआउट करते हैं कि क्या हमें गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एनसीईआरटी से साइड बाय साइड वीडियो को वॉच करते हुए ही, तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा एंड कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं होगा। ठीक है, इवन दो डाउट आता है आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेटे प्लीज़ एनसीईआरटी ओपन करिए एंड सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड देन वॉच दिस वीडियो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो यू विल बी एबल टू जज इट वेरी वेल। फिर भी मैं गिवन बताती हूँ, चीज़ें बताती हूँ आपको, देखना बेटे। ए पार्ट, पहली बात तो बेटे 4.13, सो दिस इज द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रीड करते हैं बेटे, क्या है क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स, सो बेटे 30 टन्स टोटल नंबर ऑफ टन्स हैं तो कैपिटल एन, so the number of tons given to you are 30. A circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter. Radius of the coil is 8 centimeter. मीटर में चेंज करेंगे बेटे, so radius of the coil is 8 centimeter. 8 into 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटे मैंने। so radius 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 100 हो गया। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है बेटे दैट इज 6 एम्पियर थ्रू द सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, सो मैग्नेटिक फील्ड बुक में देखिए बेटे 1.0 टेस्ला, दैट मीन्स 1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। सो बेटे अब यहाँ देखेंगे बेटे नॉर्मल ऑफ द कॉइल, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन कौन दिखाता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया ये है बेटे, ठीक है, वो सर्कुलर है, मैं ऐसे ही आपको एरिया जज करूँ तो इमेजिन करो ये सर्कल है, किसी भी सर्कल की डायरेक्शन क्या दिखाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ में 60 डिग्री पर है, दैट मीन्स एरिया के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। सो थीटा हमें गिवन है बेटे 60 डिग्री, ठीक है, बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की। दे आर आस्किंग यू व्हाट विल बी द टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क क्या होगा। ठीक है, सो टॉर्क, जैसे ही टॉर्क याद आता है आपको तो एक फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में मैंने आपको प्रूव कराया था बेटे, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा, और मैंने कहा था ये बीना, मैंने इसी वजह से इसको अरेंज करके लिखा था ताकि आप याद कर पाएँ, BINA, बीना साइन थीटा। कई बार बेटे साइन एल्फा भी ले लेते हैं, वो आपकी चॉइस है कि एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी राइट नाउ मैंने साइन थीटा लिया है बेटे। अब ये आपके पास रिजल्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंशनड है, करंट भी गिवन है, नंबर ऑफ टन्स भी गिवन है, एरिया बेटे सर्कुलर कॉइल है, तो बताएंगे बेटे एरिया क्या आएगा। जब आपको रेडियस मैंशनड है तो एरिया क्या आ जाएगा सर्कल का, πr²। ठीक है, तो एरिया आप निकाल लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट बेटे यहीं पे पुट कर दीजिए एरिया की वैल्यू πr²। एंगल आपको मैंशनड है कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर आर हैविंग एंगल 60 डिग्री। सो रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस करना बेटे। सो टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटे, टॉर्क आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1, ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स 30, देन करंट इज देयर बेटे 6 एम्पियर, वैल्यू पुट कर दिया। एरिया क्या है बेटे πr², पाई की वैल्यू रख लेना, पाई रेडियस का स्क्वायर, सो रेडियस इज बेटे 8 × 10⁻⁻², इसका भी स्क्वायर, एंड साइन 30, ठीक है, सॉरी साइन 60, साइन 60 √3/2। सो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, पाई की जगह रखेंगे बेटे 3.14, आइदर 22/7 डिवाइड करके वही आएगा 3.14, एंड बेटे लेंथी कैलकुलेशन। बस इतना ध्यान रखना बेटे, जो भी आंसर आएगा
टॉर्क की एसआई यूनिट क्या रहती है? फिर दोबारा देखो बेटे, टॉर्क 11th में याद करिए क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये आर क्रॉस एफ ही तो पढ़ा था अपने 11th में। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो बेटे इसकी यूनिट निकालना, डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो बेटे क्या आएगी बेटे? न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट। रेस्ट इज आई एम लीविंग फॉर यू। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे। वीडियो को पॉज करके बेटे इसको आप कॉपी कर लेंगे। पॉज द वीडियो एंड जस्ट कॉपी इट एंड डू द कैलकुलेशंस, डू द प्रॉपर कैलकुलेशंस। देखो बेटे यहाँ पे करंट है 6, वो मैंने बाद में लिख दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो सो पहले मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, करंट है 6, देन नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन थे बेटे? 30। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। सो मैंने उसको लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। आप चाहें तो बेटे कैसे भी मल्टीप्लाई करके आंसर करेक्ट आना चाहिए आपका। राइट, वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी इट। ओके बेटे, जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें रीजनिंग है। और अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ बेटे, तो बोर्ड में जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, अ पर्टिकुलर रीजनिंग इज़ ऑल्सो देयर। दैट मीन्स वो न्यूमेरिकल भी और बच्चे के कॉन्सेप्ट भी दोनों को जज कर लेते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है साथ में एक रीजनिंग दे देते हैं। अब क्वेश्चन क्या था बेटे? आपका क्वेश्चन ये था, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा और देखा उस पर टॉर्क कितनी लग रही है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इसका जितना भी एरिया है, सपोज करो बेटे इसका एरिया है मेरे पास में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे एन एग्जाम्पल। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेटे एरिया जो है आपके पास में 200, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो ये कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस करके अगर हम एक इरेगुलर शेप का कोई कॉइल लेते हैं, ठीक है, जिसकी शेप इरेगुलर है लेकिन एरिया सेम है, एरिया वही है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम एरिया है। अगर जो पहला सर्कुलर कॉइल था उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह एक हम इरेगुलर शेप का सेम एरिया का कॉइल ले लेते हैं, तो क्या हमारी टॉर्क का एक्सप्रेशन चेंज होगा? आप कहेंगे नो, नहीं चेंज नहीं होगा। क्या बेटे टॉर्क जो है बेटे, टॉर्क क्या था हम आपके पास में? BINA साइन थीटा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। ऐसे थोड़ा मेंशन था कि ये सर्कुलर होगा तो टॉर्क का ये फॉर्मूला आएगा, रेक्टेंगल होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो इसमें हम एरिया लेते हैं लूप का। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी प्लेनर लूप के एरिया के लिए वैलिड है। शेप चेंज करोगे तो उससे टॉर्क के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अनलेस जो आपने इरेगुलर शेप लिया उसका एरिया सेम है। एरिया सेम है तो हम कहेंगे इसका आंसर चेंज नहीं होगा। सो क्वेश्चन ये था, वुड योर आंसर चेंज इफ अ सर्कुलर कॉइल were replaced by a planar coil of same area some irregular shape। ठीक है, एरिया सेम है, इरेगुलर शेप है क्या, और बाकी चीज़ें चेंज नहीं करी हमने। मैग्नेटिक फील्ड करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगल, एवरीथिंग इज सेम। एंड दे आर सेइंग वी आर रिप्लेसिंग द सर्कुलर कॉइल विद अ इरेगुलर शेप कॉइल हैविंग द सेम एरिया। ठीक है, सो विल से नो, आंसर विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। आंसर चेंज नहीं होगा, सो हम कहेंगे नो इट विल रिमेन अनचेंज। ध्यान रखना बेटे, चेंज नहीं होगा, नो इट विल रिमेन अनचेंज लिख सकते हैं आप प्रॉपर। नो इट विल रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। दूसरी चीज़ कह सकते हैं इसके अंदर बेटे, जो टॉर्क का फॉर्मूला है BINA साइन थीटा, इट इज ट्रू फॉर प्लेनर लूप ऑफ एनी सरफेस। सो दिस फॉर्मूला ब्रैकेट में इज ट्रू और वैलिड फॉर, ठीक है, ये ट्रू है या वैलिड है बेटे फॉर अ प्लेनर एरिया, और लूप कह सकते हो बेटे, प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप, प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप। सो ये रीजनिंग थी बेटे इसके साथ में। ठीक है, मैंने ये रीजनिंग भी जो है कवर करा दी है। आंसर आप इसका लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटे ये क्वेश्चन। देन उसके बाद में इस चैप्टर में एडिशनल एक्सरसाइज आती हैं बेटे। एडिशनल काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी बेटे उसके ऊपर भी, लेकिन 2 क्वेश्चंस जो बिल्कुल लास्ट में है, इसके बिल्कुल लास्ट में, बिकॉज वो बोर्ड में आए हैं 2019 के पेपर में। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चंस मैं अभी कवर करा रही हूँ आपको, और आप चेकआउट करेंगे क्योंकि बेटे बाकी भी बहुत सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एडिशनल में, वो भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है,
आप बस चैनल पे अपडेट्स देखते रहेंगे, जब भी आता है आप उस चीज़ को देखेंगे और अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, आप वीडियो को पॉज करिए, इसे कॉपी करिए, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.27 एंड 4.28 आर बेसिकली बेस्ड ऑन हाउ गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एक बार चेकआउट करेंगे अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, गैलोनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाते हैं, इन अ वेरी सिमिलर वे गैलोनोमीटर से हम वोल्टमीटर किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, शॉर्ट में फिर बता रही हूँ बिकॉज बेटे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमीटर कैसे बनेगा, सो वी आर हैविंग अ गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर हमारा मेजर पार्ट है जो हमें लेना है। हमने एक लो रेजिस्टेंस ध्यान रखना, लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। नाउ ये दोनों डिवाइस मिलके, शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों मिलकर हम एमीटर बोलते हैं। ये हमारा एमीटर बन गया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर में फॉर्म होता है बेटे, लो रेजिस्टेंस शंट को अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं तो ये एमीटर बन जाता है। सो दिस डिवाइस इज एमीटर। एंड अ वेरी सिमिलर वे वोल्टमीटर कैसे आएगा बेटे, अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है एंड देन उसके साथ सीरीज़ में, अलग से नहीं बेटे, सीरीज़ में ही हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो अब ये दोनों जो मिलके हैं बेटे गैल्वेनोमीटर नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। सो ये मैंने आपको थ्योरी में भी क्लियरली मेंशन किया था बेटे। ठीक है, यहाँ पे शंट बोला जाता है लो रेजिस्टेंस पाथ को। ठीक है, एंड हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन कर दें तो ये वोल्टमीटर बन जाता है। अब हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने बोले हैं आपको कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपको पहले सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि बेटे वो इंपॉर्टेंट है। सो अगर उसको हम चेकआउट करते हैं तो मैं रीड कर रही हूँ बेटे क्वेश्चन नंबर 4.27 पेज नंबर 172, आप NCERT में देख सकते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। बेटे एक गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है, ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटे, दैट मीन्स G की वैल्यू आपको गिवन है 12 ओम। सो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 12 ओम इज द रेजिस्टेंस एंड द मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है बेटे, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है IG, मीटर मीन्स गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। सो IG इज 3 मिली एम्पियर, कन्वर्ट कर लेंगे बेटे 3 × 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। देन बेटे हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर, दैट मीटर मीन्स गैल्वेनोमीटर, इनटू वोल्टमीटर। आप इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करोगे, मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया है, तो आपका आंसर आना चाहिए व्हेन द गैल्वेनोमीटर विल बी कनेक्टेड विद अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज दैन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अब वो वोल्टमीटर में आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं वोल्टमीटर की रेंज क्या है। ठीक है, यानी कि रेंज दे रखी है बेटे, वोल्टमीटर की रेंज कितने वोल्टेज से किस मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर कर सकता है, दैट इज 0 to 18 वोल्ट। सो रेंज इज 0 to 18 वोल्ट, ये हमारी रेंज है। देन 0 तो बेटे हो ही गया कि मिनिमम है 0। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे, दिख रहा है ना बेटे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन करके। तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट तो ये है ना हाई रेजिस्टेंस निकालना। बेटे जरा इसमें ओम्स लॉ लगा देना बेटे, इसी सर्किट में। ठीक है, बताइए बेटे, ओम्स लॉ लगाएं तो V = वोल्टेज कितना आएगा, V = IR। I एक ही दिख रहा है आपको, ये IG। सो ओम्स लॉ लगाइए बेटे, V = I। रेजिस्टेंस बताइए इन दोनों का क्या होगा, गैल्वेनोमीटर एंड हाई रेजिस्टेंस दोनों मिलकर अब वोल्टमीटर बन गया बेटे। सो गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है, ये G है ये R है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा G + R। IG बेटे अपॉन में आएगा, सो V/IG। सो दिस इज V/IG इज इक्वल्स टू G + R। ये है बेटे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तभी तो बताएंगे कि बेटे इतना हाई रेजिस्टेंस अगर हम ज्वाइन करेंगे सीरीज में तो हमारा गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टमीटर में। सो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, G इधर आ जाएगा बेटे। सो V/IG - G इज इक्वल्स टू R एंड रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। अब देखिए बेटे वोल्टेज 0 to 18, तो 0 तो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए 18, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। ठीक है, सो दिस इज 18 इन प्लेस ऑफ वोल्टेज। IG की वैल्यू देखिए बेटे,
3 इंटू 10⁻³ सो अपॉन में 3 इंटू 10⁻³ माइनस जी गैलोमीटर इज हैविंग द रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है, सो -12 इज इक्वल्स टू आर एंड दिस इज़ योर कैलकुलेशन करिए बेटे इसको और फिर कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकालेंगे। -3 अप साइड जाके बेटे +3 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 -12 इज इक्वल्स टू आर। बेटे 3 और 18 ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, इसको कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम चला जाएगा बेटे, ठीक है, 6000 -12 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ओम में आ जाएगी बेटे, निकाल लीजिए बेटे। 6000 में से 12 को माइनस करिए, 6000 - 12 क्या आएगा बेटे 5988 ओम, सो दिस विल बी 5988। सो मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था तो मैंने इसको निकाल दिया बेटे आंसर। सो आप देखिए इतना हाई रेजिस्टेंस, तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5988 ओम is connected in series with the galvanometer then it is converted into the required voltmeter। तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो रिक्वायर्ड वोल्टमीटर में बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड वोल्टमीटर, ये दोनों मिलकर आपके पास में क्या बन गया बेटे वोल्टमीटर। देन होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे। वीडियो पॉज करिए और बेटे इसको पूरा नोट करेंगे, कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, मैंने कैलकुलेट कर दिया है, राइट। पॉज करिए बेटे वीडियो को एंड कैलकुलेट करिए।